ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन हमारी 4 है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो सेकंड है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। कई सारे नाम है। क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 12th में भी बहुत काम आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, हमने आपको एटम की स्ट्रक्चर बताई थी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? सेल या ऑर्बिट, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल का जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जिसमें बॉन्डिंग हमारी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली bonded electron from its isolated gaseous atom in the ground state. ग्राउंड स्टेट मीन्स जब वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब मान लीजिए सपोज एक एलिमेंट M है, कुछ भी ले लीजिए, M ले लीजिए या A ले लीजिए, चलिए A है। इस A से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमें, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बनेगी हमारी इक्वेशन। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो हमारी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड आता है बेटा जिसे चेंज इन हीट बोलते हैं, कि कितना हीट में चेंज हुआ, कितनी हीट हमने दी उसे या कितनी हीट इवॉल्व हुई, तो वो चेंज ऑफ हीट एंथैल्पी कहलाता है। डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका लिए डेल्टा एच मान लीजिए I1 है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी हमारी? I1। ठीक है, अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना, तो ये I1 कहलाता है हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो मोनोकैटायन में चेंज हो जाता है, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 2 पॉजिटिव एंथैल्पी I3, ये कहलाएगा हमारा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी एटम से या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है आपका कि I3, वैल्यू ऑफ I3 ग्रेटर देन I2 एंड I2 ग्रेटर देन I1, वाई? सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा होती है और थर्ड की सेकंड से ज्यादा होती है। क्यों होती है? तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा पिछले इसमें आपका पिछले टॉपिक में, कि जब ये यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी वो हमने दे दी, वो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, जब ये निकालने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? कैटायन में। और हमने बताया था कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो न्यूट्रल एटम से कम होती है।
तो जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होगी। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ऑलरेडी, दो इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। जब और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड वाले को सेकंड से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए I3 की वैल्यू ज्यादा होती है, I2 की वैल्यू कम होती है और I1 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन, कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो इसी तरीके का वेरिएशन होता है बेटा इसमें, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। देखिए अब पीरियोडिक टेबल में भी बेटा जब हम ग्रुप और पीरियड दो बात करते हैं, ग्रुप की और पीरियड की। जब हम ग्रुप में चलते हैं, फर्स्ट है हमारा इन ग्रुप, कितने ग्रुप है 18। तो जब हम किसी भी, मान लीजिए हम पहले ग्रुप में चलते हैं, वही पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट बताए थे मैंने आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका 3 2 1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका सोडियम का 2 8 1 हो जाएगा, फिर इसका 2 8 8 1 हो जाएगा। बताया था आपका एटॉमिक नंबर 19, उसमें फिर 18 प्लस करो, फिर 18 प्लस करो, फिर 32 प्लस करो। तो ये इस तरीके से हमारे 2 8 18 8 1 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता चला जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, ऊपर से नीचे चलने पर इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की रेडियस, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, लिथियम में एक और बढ़ गई, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सोडियम में एक और बढ़ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये थोड़ा दूर है, ये उससे भी दूर है। और नीचे चलेंगे एक सेल और बढ़ जाएगी, और दूर हो जाएगा, और नीचे चलेंगे और दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। जितनी एटॉमिक रेडियस हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हटता चला जाएगा। जितना दूर हटता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता चला जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मतलब जितनी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए। तो एटॉमिक रेडियस तो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम चलने में क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सेकंड इन पीरियड। अब पीरियड की बात, वही सेकंड पीरियड दे लीजिए, मान लीजिए आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 4-5 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, अब हमने बताया था इसका तो 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 4, इसका 5 6 7, और कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसका क्या हो जाएगा 2 2, इसका क्या हो जाएगा बेटा 2 3 2 4 2 5, अगले वाले का 2 6 2 7 2 8, इस तरीके से। नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस में बताया था आपको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हो जाते हैं बेटा, 3 4 5 6, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो पीरियड में तो, ग्रुप में तो डिक्रीज होगी, और पीरियड में क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो किसी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। जितना रेडियस इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। और जितनी हम पीरियड में जब चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस श्रिंक होती चली जाती है हमारी, बताया था आपको, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 6। हमने बताया कि जैसे जैसे चलने पर इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन की जो रेडियस है, ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। क्योंकि इधर से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है,
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। वाई? बहुत पूछा जाता है ये, तो देखिए जरा यहां पे देखिए, तो ये क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, या पहला आप नाइट्रोजन का करिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 है। 7 का जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। किस तरीके से? यहाँ पे 2p3 है, तो p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में 3, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो हंस रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके फिल होंगे। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड सब में एक एक हो या सब में दो दो हो तो वो फुल फील्ड कहलाता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं, तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या है कि मोर स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि 2p4 यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 भी ऐसे, या तो ये पेयर्ड हो गए या अनपेयर्ड रहेंगे, तो ना तो ये पेयर्ड ही है, ना तो ये फुल फील्ड ही है सारे, ना ये हाफ फील्ड है, ये इनकम्प्लीट, तो ये लेस स्टेबल होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कमांड, ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसे निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी इसकी जब, लेकिन जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका ये वाला निकलेगा, इसका ये वाला निकलता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अब ये मोर स्टेबल बन जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी, लेकिन फर्स्ट नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। तो ये हो जाता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमारी दो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।